स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 कक्षा 8वीं के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा गणित का, और गणित के अंदर हम देखने वाले हैं आज चैप्टर 2 अध्याय 2। और अध्याय 2 जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण से लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से हमारा परिचय हो, उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और उनको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो चर होता है, चर किसे कहते हैं, तो ये समझना जरूरी है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, दोनों ही स्थिति में आपके लिए ये जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि चर किसे कहते हैं। तो देखिए चर का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से इसकी परिभाषा है। हम बीज गणित के अंदर देखते हैं राशियों की जगह पर, यहाँ पर आप परिभाषा में देख सकते हैं, बीज गणित में राशियों की जगह पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। और चिन्ह का अथवा फिर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, और जिनका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं चर। अब चलिए आपको एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब चिन्ह या अक्षर जो होते हैं, जैसे हम कहीं पर x का प्रयोग कर लेते हैं, कहीं पर y का प्रयोग, कहीं पर z का प्रयोग, या फिर हम p, q, r, s वगैरह वगैरह इस प्रकार से कुछ चिन्ह या अक्षर लेते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चर। अब देखिए इनका मान किस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। तो जो भी हमें कोई अज्ञात राशि होती है जो हमें ज्ञात नहीं है और उसका हमें मान निकालना है, तो उसकी जगह पर हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। चलिए ये उदाहरण से आप देखिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चर होते क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y+5 है, यहाँ पर y+5 बराबर इसमें दिया है 36। तो इसमें जो y है ये एक चर है। अब देखिए y क्यों चर है, क्योंकि y एक ऐसी संख्या की जगह पर मौजूद है कि जो हमें अभी ज्ञात नहीं है और उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि उस राशि की जगह पर इस चर को रख दिया। अब जब हम चर को इसमें रख देते हैं तो यहाँ पर जो y है इसका मान निकल के आ जाता है 31। अब देखिए 31 कैसे आया, तो यहाँ पर हमने इसे हल किया। y+5 बराबर जो 36 था, तो हमने 5 का यहाँ पर क्या किया, पक्षांतर कर दिया। तो 36 - 5, तो y का मान कितना निकल के आ गया, तो ये आ गया 31, है ना। तो यहाँ पर इसका मान आ गया 31। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो अलग अलग कैसे हो सकता है, देखिए ये समीकरण ले। अब इसी की जगह पर मान लीजिए कि मैं एक दूसरी समीकरण लेता हूँ, y+5 बराबर 30। ये एक समीकरण लो, तो इसमें y का मान कितना निकलेगा, तो y का मान इसमें निकलेगा 30 - 5 बराबर 25। तो देखिए इसमें y का मान निकल के आया 25 और इसमें y का मान निकला 31। तो जरूरी नहीं, क्योंकि ये मान कोई फिक्स नहीं है, इनके लिए कुछ भी हो सकता है। हर समीकरण में इनका मान अलग अलग हो सकता है, तो इन्हें हम कहते हैं चर। अब देखिए चर जो होते हैं जरूरी नहीं इनको स्वतंत्र रूप से रखा जाए, इनके साथ हो सकता है कोई गुणांक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं 2x - 5 लिखता हूँ और बराबर यहाँ पर मैं कोई सी भी संख्या रख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 60, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस चर के साथ में गुणांक भी मौजूद है, या हम x/2 लिख सकते हैं, -5 बराबर 60 भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बटे में लिखा जा सकता है, या चर को हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कहीं पर किसी भी रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर चर आपके लिए जो है वो क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि चर को आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरे हमारा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पॉइंट होगा वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए चर को तो आप समझ गए,
अब जिसमें चर एक ही होगा तो उसे हम कहेंगे एक चर वाला। पर अब यहाँ पर हमारे लिए शब्द आता है रेखिक समीकरण। देखिए रेखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, तो जो भी हमारा कोई समीकरण होगा ना, उस समीकरण, देखिए जब दिए गए समीकरण में चर की अधिकतम घात एक हो, देखिए एक घात वाला जो समीकरण होगा तो ऐसे समीकरण को हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आप इसमें से एक चर को हटा दीजिए, है ना, तो यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण भी परिभाषा मिल जाएगी। जैसे यहाँ आप उदाहरण देख पा रहे हैं, तो x - 2 = 7 जो है, इसमें चर एक है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब देखिए इसकी जो घात है, अधिकतम घात, यहाँ इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पर कोई घात नहीं है तो हम मानेंगे एक घात। तो ये हमारा जो समीकरण होगा इसे हम कह देंगे कि ये एक रैखिक समीकरण है, मतलब इसमें चर की घात कितनी है, एक। तो जब एक घात हो तब हम इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और जब ये दो घात होगा तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। इस पर चर पर दो घात आ गई तो द्विघात, तीन घात आ गई तो त्रिघात, इस प्रकार से समीकरण होते हैं। तो रैखिक समीकरण का मतलब होगा चर की एक घात वाला समीकरण, उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। अब आप समझ गए होंगे रैखिक समीकरण का मतलब भी, है ना। चलिए, तो ये हमारे 2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड है। और अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन एक्सरसाइज की और उसके अंदर हम करते हैं क्वेश्चन को हल। और यहाँ पर एक बात और आपको समझना है, क्योंकि देखिए जो हमारा रैखिक समीकरण होता है, दो पक्ष होते हैं, सॉरी पद ना बोलकर के पक्ष होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा x - 2 = 7, है ना, तो ये जो साइड है हमारा, ये इसका RHS है और इसका ये LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जिसे हम दायां पक्ष और बायां पक्ष भी कहते हैं। अब देखिए ये दोनों जो पक्ष होते हैं ना, ये बिल्कुल बराबर है, इनके बीच में बराबर का निशान लगा है। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारी कोई तराजू होती है और तुला होती है ना। ये तराजू तुला के जो पलड़े होते हैं ना, उसी की तरह होते हैं, जिसमें दोनों जो पलड़े होते हैं वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उसी प्रकार से ये होते हैं। तो इनमें हम जब भी कुछ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उसी प्रकार से इनका मान हमेशा बराबर होना चाहिए, समीकरण हमारी संतुलित रहना चाहिए उसमें। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 जोड़ते हैं, तो हमें दोनों पक्ष में जोड़ना होगा, इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी, क्योंकि यदि हम तराजू के एक पलड़े में कोई भी वस्तु रख देंगे तो तराजू कैसा हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो हमें से संतुलन की स्थिति में हमेशा रखना है, बराबर रखना है, तभी दोनों पलड़े बराबर होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड होगी, इन्हें भी हमें बराबर रूप से कुछ भी चीजें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कुछ भी हम इसमें दोनों पक्ष में कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें सवाल को हल करने की आवश्यकता होगी तो वहां पर हम कोई संख्या जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग लगाना, तो हमें दोनों पक्ष में बराबर रूप से करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर समीकरण है और समीकरण को हमें हल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पर हम हल करेंगे पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न जो है उसी के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, तो इसमें हम पहले वाले सवाल को हल कर रहे हैं, पहले प्रश्न का, और जो कि है यहाँ पर x - 2 = 7, है ना। तो यहाँ पर x - 2 बराबर है 7 के। तो यहाँ पर इस चर x का मान हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के लिए हम 2 विधि का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको पहला तरीका या पहली विधि आपको बता रहा हूँ कि दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए पहली विधि जो है, जो मैंने आपको बताया था कि तराजू के जैसे पलड़े होते हैं, उसी तरीके से हमें इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर x - 2 जो है बराबर 7। अब देखिए यहाँ पर चर के साथ में, चर वाले पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है -2,
है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब संख्या माइनस में हो तब आप प्लस, और जब प्लस में हो तब आप माइनस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों जो पक्ष है हमारा, एक पक्ष ये लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर, अब देखिए दो क्यों जोड़ा जा रहा है ये समझिएगा आप, जोड़ने पर, और कौन से पक्ष में, दोनों पक्ष में, क्योंकि हमारे समीकरण संतुलित रहे इसलिए हम दोनों साइड ही वो काम करेंगे जो एक साइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 है और माइनस का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का जोड़ा है ना। अब देखिए जब हम इसे में जोड़ेंगे तो x माइनस 2 ये तो लिखा है, अब इसी में हम प्लस 2 करेंगे, बराबर यहाँ पर 7 होगा, और प्लस इसमें भी 2 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ माइनस और प्लस जो है ये कट जाएंगे, या आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आया, 9। तो एक तरीका तो ये है जिसमें आप दोनों पक्ष में जोड़ने का काम करेंगे। यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम उसमें घटाते, है ना, या गुणा की आवश्यकता होती। तो एक तरीका तो ये होता है। और देखिए दूसरा जो तरीका होता है वो होता है पक्षांतर विधि से। देखिए दूसरे तरीके में हम पक्षांतर कर देते हैं, और पक्षांतर कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा दूसरी विधि है ना, ये विधि 2, या इसके बदले में आप इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, सॉरी मैंने ये लिख दिया, x माइनस 2 बराबर यहाँ पर 7 है। तो सीधे सीधे इसमें हमने दोनों पक्ष में जोड़ा है, कहीं पर किसी सवाल में घटाना भी पड़ सकता है। और यहाँ पर सीधे सीधे क्या करते हैं कि जो भी चर वाले पक्ष में या उसके साथ में कोई भी नंबर या राशि है, संख्या है, तो उसका हम सीधा सीधा दूसरी साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से हम उसे राइट हैंड साइड पर पहुंचा देते हैं, इधर से इधर भेज देते हैं, या राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस 2 है, इसका पक्षांतर करेंगे इधर, और जब पक्षांतर करेंगे तब भी क्या होगा कि चिन्ह जो होगा माइनस का होगा तो उधर प्लस का होगा, और यदि यहाँ पर प्लस का है तो उधर जाने पर माइनस का होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए पक्षांतर में हम 7 और माइनस 2 है, जब इसे 7 की साइड में भेजेंगे राइट हैंड साइड पर RHS पर, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 7 और 2 हो जाएंगे 9। तो दोनों ही विधि जो होगी उनमें आपका जो उत्तर होगा ना वो बिल्कुल बराबर आएगा। अब आपके सामने इन दोनों में से कोई सी भी विधि का प्रयोग आप करके सवालों को हल कर सकते हैं, है ना। तो ये तरीका, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक स्टेप आपको बढ़ती है और यहाँ एक स्टेप आप आसानी से हल कर लेते हैं। तो देखिए जहां पर आपको जल्दी से सवाल करना है तो आप इस पक्षांतर विधि का प्रयोग कीजिए, है ना, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा सवाल करना है तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और आप कम सवाल हैं और उनको बिल्कुल जमा करके करना चाहते हैं तो आप इस विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो इसका दूसरा सवाल है। तो यहाँ पर ये जो 9 होगा x बराबर, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए इसकी हम पुष्टि करना चाहते हैं, इसकी जांच करना चाहते हैं। तो जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए x का मान हमें मिल रहा है 9, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 9 रखते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं। तो हमारी जो RHS साइड है उसमें कितना है, उसमें है 7। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और बराबर भी क्या गया 7। तो मतलब कि यहाँ आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है ना, क्योंकि समीकरण में दोनों ही पक्ष बराबर आना चाहिए जहां पर बराबर का निशान लगा है। तो इस प्रकार से हम हमारे उत्तर की जांच कर सकते हैं और उस चर का जो मान निकल के आएगा वो 9 आएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है y + 3। अब यहाँ पर देखिए चर इसमें x था, इसके अंदर y आया,
तो चर का कोई निश्चित नहीं होता, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब मैंने आपको दोनों विधि बता दी, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम यहाँ पर पक्षांतर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए y है, y के साथ में +3 है, तो यहाँ पर 10 के साइड में हम राइट हैंड साइड पर इसको पहुंचा देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो 3 जो है वो प्लस का होने से इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 3 बराबर, अब y का मान निकल कर कितना आ जाएगा 7। अब देखिए जांच कर सकते हैं, जांच आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन में करें इसे, पर आप समझने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए 7 है और 7 में 3 जोड़ते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है ना, और ये राइट हैंड साइड हो गई 10। तो दोनों का मान कितना आया, बराबर आया, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड वाले की। देखिए थर्ड वाले में क्या हुआ, थर्ड वाले के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 बराबर z + 2 है ना। तो देखिए अब यहाँ पर जो चर था वो राइट हैंड साइड पे आया, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि चर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, किधर कहीं पर भी आ सकता है। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि 6 है, अब इस 2 का पक्षांतर हम इस साइड में कर सकते हैं। ये RHS साइड है, तो RHS से हम इसको किधर ला सकते हैं, इसे हम LHS की साइड में ला सकते हैं। तो इसे हम लाए इधर, क्योंकि अब ये प्लस का है, तो इधर आने पर कैसा होगा, माइनस का, बराबर z हो गया। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और z बराबर 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो z का मान होगा वो 4 होगा, हमारा उत्तर। जांच करना है तो आप z की जगह पर उसे रखिए, 6 बराबर 4 + 2, ये आपकी RHS साइड है और ये LHS साइड। तो दोनों साइड का उत्तर जो है आपको 6 बराबर 6 मिल जाएगा। चलिए ये हो गया। अगले को देखते हैं, फोर्थ वाले को। चलिए इन्हें थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा जगह मिल पाए। देखिए अब फोर्थ वाले को हम हल करेंगे। फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा सा और भी अलग प्रकार का है, तो उसे किस प्रकार से हल करेंगे ये समझते हैं। देखिए फोर्थ वाले के अंदर यहाँ पर दिया है 3/7 और प्लस x बराबर 17/7 है ना। अब देखिए यहाँ पर जिसका हमें मान निकालना होता है उस चर को, उसको हमेशा अकेले को एक तरफ रखा कीजिए। तो इसके साथ क्या है 3/7, तो इसे अकेला कर दीजिए। तो अकेला करेंगे, x रखा। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये 17/7 और -3/7 है ना, ये हो गया। अब इन दोनों पक्ष का आप एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम, तो वो हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों के हर समान है। और जब दोनों के हर समान हो तो ऊपर जैसी संख्या है वैसी की वैसी आप लिख दीजिए, कुछ नहीं, आपको गुणा भाग नहीं करना है। तो 17 - 3, अब देखिए यहाँ पर x इधर चल रहा है ये, और 17 में से हम 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, और 14/7 यानी कि इसका मान आ जाएगा x का 2। तो x बराबर हमें उत्तर मिलेगा यहाँ पर 2। अब जो 2 उत्तर है उसे आप रख कर देख लीजिएगा, आपके उत्तर की जांच हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ जांच कर लेता हूँ। 3/7 और प्लस 2 बराबर ये 17/7 होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 मानते हैं, इसका एलसीएम ये हमारी जांच है ना। चलिए 7 है और लघुत्तम लिया 7, तो यहाँ पर तो 7 3 वैसा का वैसे होगा, 1 का हम भाग लगाएंगे 7 में, 7 आएगा, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो चलिए 3 और 14 हो जाते हैं 17 और 17/7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों ही बराबर आ गए। इसका मतलब है कि हमारा जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब ये जांच आपके लिए ज़रूरी नहीं, पर मैंने आपको सिर्फ समझाया कि इस प्रकार आप अपने उत्तर की जांच भी यहाँ पर
कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6x बराबर 12। अब देखिए इसमें इस चर के साथ में 6 गुणांक में, और जब भी चर के साथ कोई संख्या गुणांक में आती है ना तो वो हमेशा बटे में जाती है। तो इस 12 के नीचे हम इसको भेज देंगे इसके भाग में, और 6 से हम 12 को क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर 2, है ना। अब इसकी जांच भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से कि 6 है और 6 के साथ में x का मान कितना 2, तो बराबर 12। तो ये आपकी राइट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, 12 बराबर 12। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन, t/5 बराबर 10, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है। अब देखिए यहाँ पर जो चर लिया है वो चर हमने लिया है t को, और इसके बटे में यहाँ पर है 5। अब इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 10 होता है तो 10 के बटे में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। अब ये जो 5 है ना, इस 5 को हम जब बटे में होता है चर के कोई भी संख्या, तो उसका गुणा हम तिरछा कर सकते हैं ऊपर की ओर, है ना। तो यहाँ पर हम t बराबर 10 गुणित 5, अब देखिए t बराबर 10 गुणित 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 50। तो t का मान क्या हो सकता है यहाँ पर 50। अब इसकी जांच कीजिए और देखिए सही है उत्तर गलत है। तो t की जगह पर हमने रखा यहाँ पर ऊपर t/5 बराबर 10, ये हमारी दोनों पक्ष हैं। t का मान हमने रखा यहाँ पर 50 और 50/5 बराबर 10। तो 5 से हम इसको काटेंगे 10, 10 बराबर 10, ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो t का मान यहाँ पर 50 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमने क्वेश्चन यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिए हैं इसमें, और 6 क्वेश्चन अगले स्लाइड पर लिए हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं वही है, बस 6 के बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, तो ये हमने क्रम जो है वो इधर लिया है ताकि वहां पर हमें जगह कम मिल रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया है। तो आप बिल्कुल भी उससे कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए इसे समझते हैं। देखिए अब हम 7वें क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और इसमें है 2x/3 बराबर 18। अभी हमने देखा कि इसमें हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं बटे वाली संख्या का। तो देखिए 3 का हम जब तिर्यक गुणा 18 में करेंगे तो 2x बराबर 18 गुणित 3। अब देखिए अब इस x के साथ में 2 यहाँ पर गुणांक में है, तो ये इसका गुणांक जो होता है वो उस संख्या के नीचे जा जाता है, उसके बटे में चला जाता है। तो x बराबर 18 गुणित 3 बटे 2। अब आप चाहें तो पहले इनका गुणा कर सकते हैं, फिर 2 का भाग लगा सकते हैं, और यदि कोई नंबर इन 2 से कट रहा है तो उससे आप यहीं भी काट सकते हैं। तो हमने 18 को काट दिया, 2 से ये कट जाएगा 9 बार, 9 गुणित 3। अब 9 गुणित 3 कितना होगा 27। इसके लिए जांच देख सकते हैं कि उत्तर सही आया गलत है। तो 2 गुणित 27 बटे 3 बराबर 18 होता है कि नहीं होता। 3 9 27, 9 दूनी 18। तो ये आपको बराबर आ गया, मतलब कि उत्तर आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 8वें वाले क्वेश्चन को। देखिए 8वां जो क्वेश्चन है उसमें है 1.6 बराबर y बटे 1.5। अब यहाँ पर चर y का मान हमें निकालना है इसका, तो इसके बटे की संख्या को सामने वाले के गुणा में कर दीजिए। 1.6 गुणित ये दशमलव है और 1.5 बराबर हो जाएगा y। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हो सकता है कि आपको दशमलव वाले सवाल में कोई प्रॉब्लम हो सकती हो, है ना। तो दशमलव के सवाल में जब भी आपको प्रॉब्लम हो ना, तो आप
कि पॉइंट कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। उस तरीके को आप ले सकते हैं यूज़ में, और ऐसे आपको पॉइंट की समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि 1.6 है, तो मैं चाहूँ कि इसका दशमलव मैं हटाऊँ। तो देखिए, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, तो इसमें राइट हैंड साइड में, इसके राइट साइड में दशमलव के बाद में 1 अंक है। तो मैं यहाँ इसका दशमलव हटा देता हूँ, 1 लिखूंगा, और इसके बाद जितने भी अंक हैं उतने में से के पीछे 0 लगा दूंगा। तो देखिए, ये दशमलव फिर हम हटा सकते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि हमारी जो संख्या है ना, वो कितनी बन गई, 16 बन गई। अब ऐसे ही हम यहाँ पर इसके साथ गुणा में है 1.5, तो मैं इसका भी दशमलव हटा देता हूँ, 1 लिखूंगा, और दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, सिर्फ 1 अंक, तो 1 0 लगा दूंगा। अब यदि यहाँ पर 2 अंक होते तो 2 0 लगाता, 3 होते तो 3 लगा लेता। तो अब देखिए, नीचे आपको मिल रहा है 10 और 10, मतलब कि आपको नीचे 10 और 10 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 100। अब ऊपर आपको क्या करना है, 16 गुणित 15 गुणा कर लेना, उसमें 100 का भाग लगा देना। अब 100 का भाग लगाना भी बहुत आसान है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, 16 गुणित 15 कर लेते हैं, और फिर उसके बटे में हम 100 लिख लेंगे, है ना। तो मैं अभी यहाँ 100 नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना हो, इसलिए मैं 100 को मैंने यहाँ रख दिया है, मैं बाद में से बटे में लिख दूंगा। अब देखिए, 15 का गुणा आप एक बार बोल सकते हैं, सीधे दोनों अंकों को ले सकते थे, आपको 15 का पहाड़ा आता है तो, और नहीं तो आप 5 का 6 में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 15 छक 90, तो 15 छक 90 होगा, तो 0 हासिल आया, मुझे मिला 9। 15 एकन 15, और 15 में 9 जोड़ूंगा तो 24, तो 240 ये मुझे मिला। अब देखिए, मुझे 240 में अभी भाग लगाना है 100 का, क्योंकि मैंने 10 और 10 पॉइंट हटा लिए थे। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ करता हूँ, है ना, 240 है। अब 240 में मुझे भाग लगाना है 100 का। क्यों लगाना है समझ गए, क्योंकि मैंने पॉइंट से इसको बिना पॉइंट के संख्या में बदल दिया था, दशमलव से बिना दशमलव की संख्या में, तो इसलिए मुझे अब उसको वापस दशमलव में तो लाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको भाग लगाऊंगा। अब देखिए, 1 0 तो 1 0 आप आसानी से काट देंगे। अब बच रहा आपके सामने यहाँ पर 24। अब 24 में आपको 10 का भाग लगाओ। अब 10 का भाग भी आपको बिना भाग लगाए ही लगा लेना है। देखिए कैसे लगाना है, यहाँ पर आपने क्या किया था, दशमलव हटाया था, दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 अंक था, तो आपने 1 शून्य बढ़ाया। तो ऐसे ही जब किसी संख्या के नीचे 10, 100, 1000, 10,000 कोई सा भी नंबर हो, तो आप देखिए उसमें 0 कितने हैं। अब इसमें 0 1 है, तो आप इधर से गिनना शुरू कीजिए और उतने अंक को छोड़कर उसके आगे दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ 1 0, तो मैं 1 अंक गिनूंगा और इसके आगे यहाँ पर 2.4, ये मैंने डायरेक्ट भाग लगा दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को ऐसे भाग लगा सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक और उदाहरण लेता हूं जिससे आप और भी क्लियर समझ पाएं। अब देखिए मुझे मान लीजिए भाग लगाना है 325, ये मैंने एक संख्या ली है ना, और इस संख्या में मैं 1000 का भाग लगाना चाहता हूं। अब देखिए 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो मुझे कितने अंक गिनने होंगे, 3 अंक इस साइड से, हम दाईं ओर से गिनेंगे 3 अंक और उनके आगे दशमलव को रख देंगे। तो देखिए पहला अंक हुआ, फिर दूसरा अंक और तीसरा अंक, तो दशमलव कहने का मतलब है कि यहां लगेगा, है ना, यहां पर दशमलव लग जाएगा। अब दशमलव यहां लगेगा तो इसे स्पष्ट करने के लिए हम इसमें आगे 0 लगा देते हैं। तो 1000 का भाग मैं इस प्रकार से लगा दूंगा, 3 2 5, ये मैंने 1000 का भाग लगाया। तो ऐसे हम इन्हें बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं, इस रूप में ला सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण ले लेता हूं ताकि आप और भी अच्छे समझ पाएं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर लेता हूं 561, है ना, इसमें मुझे 100 का भाग लगाना है। तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो मैं यहाँ 2 अंक गिनूंगा, ये 2 अंक, और इसमें भाग लगा दूंगा 5.61, ये मेरा उत्तर आ गया, है ना।
तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन हो, पर ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ आप बटे में 10, 100 मतलब कि ऐसी संख्याएं हो 10, 100, 1000, 10,000 तो ही आप ऐसे गिन करके भाग लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आप कोई और नंबर है और उसमें 0 आ गया तो आप ये तरीका वहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ना। और ऐसे ही जब आप पॉइंट हटाएंगे तो वहाँ बिल्कुल आप उतने 0 लगाइए, 1 लिखिए और उतने 0 लगाते जाइए। और जब भी आपको उस नंबर से भाग लगाना हो तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 1.6 वाला, और अब हम यहाँ पर आ रहे हैं अगले क्वेश्चन 9 वाले पर। देखिए 9 वाला यहाँ पर क्या है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 है ना। अब देखिए 7x से 9 का हम पक्षांतर करते हैं इस साइड में तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 प्लस 9 हो रहा है क्योंकि माइनस की संख्या उधर गई प्लस में बदल गई, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ये। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सात एक्स बराबर 16 और 9 कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 25 है ना। 16 और 9 25, और यहाँ पर 25 बटे, देखिए x का मान निकालना है तो x के साथ गुणांक को इसके बटे में पहुंचा दीजिए, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो आ जाएगा 25 बटे 7। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 25 बटे 7। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जांच करना तो अब सीख ही गए हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में अब जांच नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, 14y माइनस 8 बराबर 13। 14y यहीं रखेंगे, 8 का हम पक्षांतर कर देंगे इस साइड तो 13 प्लस 8 हो जाएगा। y बराबर 13 और 8 जो हैं जोड़ेंगे, 13 और 8 कितने होते हैं, तो 13 और 8 हो जाते हैं 21, और यहाँ पर 14y है। y बराबर हम 21 बटे 14 करेंगे, और 7 से देखिए कोई भी नंबर यदि आप काटते हैं, और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 7, थोड़ा सा ये चिन्ह मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया है, इसे आपको इस लाइन के सामने लगाना है ना, यहाँ पर लगाना है, ये इसके सामने आ गया था इसलिए वो गलत हुआ था, और ये मैंने y यहाँ लिखना है। हमें बराबर लगाना होता है तो बटे के बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। चलिए अब देखिए मैं यहाँ 7 लेता हूँ, 7 से ये नंबर भी कट जाएगा 3 बार और ये नंबर भी कट जाएगा 2 बार। तो ऐसा हम कोई नंबर ढूंढ सकते हैं जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं तो हम इसे काट भी सकते हैं। तो 7 3 21 और 7 दूनी 14, और देखिए 7 से हमने काटा तो कितनी बार कट रहा है ये, तो ये कट रहा है 3 बटे 2 के रूप में ये आ गया। तो इसे हम इस प्रकार से 3 बटे 2 लिख सकते हैं, है ना। 7 मैंने यहाँ लिख के आपको दिखाया, तो इसे आपको लिखना नहीं है, अपने दिमाग में ही सोचना है। चलिए ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन, और 11वें क्वेश्चन को हल करते हैं। 17 प्लस 6p बराबर 9। देखिए यहाँ पर जो चर है वो यहाँ इसके साथ गुणांक में है, तो 6p को यहीं रखेंगे और 9 और 17 का पक्षांतर कर देते हैं बराबर के उस साइड, तो ये हो जाता है -17, क्योंकि प्लस में तो ये हमने पक्षांतर किया। 6p बराबर 17 से 9 यहाँ पर घटेगा, पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो 17 को देखिए माइनस का है, तो -8 हमारा यहाँ पर मान निकल के आएगा, इन दोनों का अंतर, और चिन्ह यहाँ पर माइनस का लगेगा क्योंकि 17 माइनस का, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए -8 के बटे में हम पहुँचा देते हैं यहाँ पर से 6 को, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा p, क्योंकि 6 को हमने इसके बटे में पहुँचा दिया, और इसे हम काट सकते हैं 2 से, है ना। आपके दिमाग में सोचना है 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार, 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो आपका p का यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा -4 बटे
3। तो -4/3 जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 11वां क्वेश्चन था। अब हम 12वें क्वेश्चन को देखते हैं और जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 12वें के अंदर कैसे हल करेंगे इसको। x/3 प्लस 1 है बराबर 7/15 है। तो वही आप पहले 1 का पक्षांतर कीजिए। x/3 बराबर 7/15। 1 का पक्षांतर करेंगे 1 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसके बटे में 1 मान लें और इन दोनों का लघुत्तम ले लें। लघुत्तम लेंगे तो होगा 15। यहाँ पर तो 7 वैसा का वैसा हो जाएगा, क्योंकि 15 का भाग लगाओगे 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में करोगे 7 होगा। यहाँ पर आप 1 का भाग लगाएंगे 15 में, 15 आएगा, 15 का गुणा आप करोगे 1 में तो 15 ही आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर x/3 आपके लिए चल रहा है, ऐसे चलने दीजिए, बाद में हम इसको हल करेंगे। 15 से आप 7 घटाएं तो 7 घटाएंगे तो -8 बचेगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर -17 से हमने 9 घटाया था तो माइनस लगेगा, क्योंकि संख्या 15 बड़ी है, और बटे में हम लिख देंगे यहाँ पर 15, है ना। अब देखिए जब आपके सामने दोनों साइड में ऐसी संख्याएं हो जो दोनों ही बटे में हो, तो फिर वहां पर आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इसका इधर और इसका इधर। पर x का तो हमें मान निकालना है तो उसे अकेला करना होगा, तो इसे अकेला करने के लिए हम इसके बटे के 3 का गुणा इधर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x को अकेला कर दिया और -8 गुणित हमने कर दिया 3 और बटे में ये 15। अब देखिए इस 3 से हम इस 15 को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बार। अब x बराबर -8/5, ये हमारे लिए यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। और यदि किसी संख्या से कट सकता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता है तो वहीं पर रहने दीजिए उसको उसी रूप में। तो x बराबर -8/5, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, है ना, ये आ गया। तो ये आज की जो हमारी प्रश्नावली थी एक्सरसाइज 2.1, ये उसके सभी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप वीडियो आसानी से देख पाएँ। तो चलिए, आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए किसी वीडियो के साथ।